हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में माड़िया ललाल्स का क्या हाल चाल। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स के एक और लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर कौन सा है जे हमको नहीं पता, जे हमको आप ही से जानने को मिलेगा। तो प्लीज पहले तो मुझे लेक्चर का नंबर बता दीजिए बेटा। यस यस यस, मिस यू तो है ही है बेटा, मिस यू तो है ही। और चरणों में प्रणाम क्या बेटा, मत्था टेकना पड़ेगा। प्रणाम तो दूर से ऐसे भी कर देते हैं, नहीं मत्था टेको, चरणों में मत्था। आज है चरणों में मत्था, ठीक है। जल्दी से बेटा लेक्चर नंबर बता दें आप। हाँ बिल्कुल 8 है, 8 है, क्या बात कर रहे हो। नहीं नहीं यार, नहीं यार, 8 है, चलो मान लेते हैं यार। तुम कुछ कहो मैं ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक? आज तक कभी ऐसा हुआ हो तो बताओ कि तुमने कुछ कहा मैंने नहीं माना। हाँ मत्था टेकना बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए लिख दिया बेटा, लेक्चर 8 लिख दिया। और बताओ हाल चाल बताओ कैसा। बिस्कुट खाओगे? नहीं बेटा बिस्कुट नहीं खाता मैं, बिस्कुट आई डोंट ईट बिस्कुट। बिस्कुट हैज मैदा एंड मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो आई अवॉइड मैदा। हाँ बेटा हेयर कट हो गया है बिल्कुल, है ना। और यार वो कोरियन कट से मैं दुखी हो गया था यार, उसमें आधे बाल इधर को लटक रहे आधे इधर को लटक रहे। हमारे टाइम पे एक फिल्म आई थी, शायद आपने सुनी हो, तेरे नाम, सलमान खान। आजकल वो मीम पे चलती है वो वाली फिल्मों के जो डायलॉग है या जो वो है ना, उसमें सलमान खान ने ऐसे रखे हुए थे बाल। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, है ना। तो वो जो मूवी थी ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर मुझे लग रहा है कोरियन लोगों ने वो हेयर कट रखा है। और फिर कोरियन लोगों से इंस्पायर्ड होकर मेरे नाई ने मेरा हेयर कट कर दिया था। मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूं बेटा इनमें से, मैं इनसे बहुत दूर हूं। मैं इन सभी लोगों से बहुत दूर हूं भाई मैं, ठीक है। मैं तो सीधा बोला, मैं कहा भाई सुन मेरी बात ध्यान से, इधर और इधर लगा दे 1 नंबर, ठीक है। वो 1 नंबर वाली मशीन होती है ना, मैं कहा इधर और इधर लगा दे 1 नंबर, और इधर ना ये मेरी, ये देख रहा है 1.5 इंच, इससे ऊपर मत रखियो बाल। कह रहा ठीक है बाबूजी ठीक है। मैं कहा चल शुरू हो जा बेटा। मैंने आंखें बंद करी, खट 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 हो गया काम, पैसे दिए आ गया मैं। एक ये बड़ी दिक्कत लगती है यार मुझे यार, एक तो नाई को यार पैसे भी दे के आने पड़ते हैं और बाल भी दे के आने पड़ते हैं, मिलता क्या है बताओ। नाई से लेके क्या आते हो तुम भाई? या तो पैसे दो बदले में कोई सामान मिले आपको। नहीं नहीं मालिक नहीं, बाल भी दे के आओ और सामान भी दे के आओ। मैं इस प्रथा के सख्त खिलाफ हूं भाई। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं, कड़ी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में कड़ी निंदा। ये क्या बात है, पैसे भी दो और बाल भी दे के आओ, दिस इज नॉट गुड यार। ये मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसे। ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ? दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन यार, गलत चीज है ये। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक ठाक ही लग रही है आज। तो शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं हम इस चैप्टर को, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9। और इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा घोड़ों पर लगाम लगाएंगे। घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं हमारे। रे ऑप्टिक्स तक बहुत सारे बच्चों का आ रहा था टर्म 1 में, इसलिए रे ऑप्टिक्स मैंने पूरा करवाया है। नहीं तो घोड़ों पर लगाम तो मैं रे ऑप्टिक्स से पहले भी लगा सकता था, लेकिन रे ऑप्टिक्स एक मेजर चैप्टर है, इसलिए जानबूझ करके मैंने रे ऑप्टिक्स तक घोड़ों को दौड़ाए रखा कि भाई घोड़े थोड़े दौड़ते रहे। तो दौड़ते घोड़े अच्छे लगते हैं, खड़े घोड़े, लेटे घोड़े, सोए घोड़े अच्छे नहीं लगते। तो घोड़े जब तक दौड़ते रहे तभी तक अच्छे हैं। तो अभी तक घोड़ा दौड़ रहा था, अब घोड़े पर थोड़ा सा लगाम खींचेंगे। और आपको आने वाले जो सेशन होंगे, यानी इसके बाद आपको एक इसका प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, और उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, समझ गए ना। तो टर्म 1 का जो भी आपके एग्जाम आएंगे उसके अंदर जो कोर्स आएगा वो मेजॉरिटी शुरू का कोर्स आएगा, है ना। तो अपन फिर प्रैक्टिस सेशंस ही करेंगे। जैसे मैं मान लो 2 चैप्टर का मिला करके प्रैक्टिस सेशन ले आया, ठीक है ना। कभी 2 चैप्टर का, कभी 3 चैप्टर का मिला गया। जैसे छोटे चैप्टर हैं तो 3 का मिला लिया, ठीक है ना। बड़े चैप्टर हैं तो 2 का मिला लिया। इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे। पहले से अनाउंस कर दूंगा, पहले से बता दूंगा कि भाई कल इस चैप्टर का रिवीजन करके आना, इसका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है ना। तो रिवीजन आपने करके आना है, बैकलॉग आपका होना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। उन्हीं को ही तो वे फॉरवर्ड ही तो है ना, आगे ही तो बढ़ रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी जा रहे हैं हम। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मत समझना कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे बेटा, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्दर आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है 2-3 लेक्चरों की बात और है, उतने ही प्रैक्टिस सेशन आपको सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। अपन कितने चैप्टर कर चुके हैं? अपन 9 चैप्टर कर चुके हैं ना। हाँ तो अपन 4 प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, बतेरे हैं, 4 प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, बहुत है, ठीक है ना। और वो सबके सब
ट्राई करूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स हो, सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा हो, ऑब्जेक्टिव सवाल कम हो। ठीक है, तो ये सब वो आगे गाइड कर दूंगा आपको मैं। अभी तो पहले ये चैप्टर पूरा कर ले हम, उसके बाद बातें करेंगे। वो मैं अपने विचार में सोच रहा था, बाकी आप लोग के सजेशन मुझे आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बताएंगे सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या आप ये चीजें भी ला सकते हो, क्या क्या ये चीजें कर सकते हैं क्या? तो फिर मैं थोड़ा सा और सोचता हूं। तो मेरे अभी तो बिल्कुल ब्रेन चाइल्ड है, अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में भी छोटा सा बीज रूपी आया है कि भाई मुझे प्रैक्टिस सेशन आप लोग को देने चाहिए, क्योंकि आप लोग का सितंबर का एग्जाम आ रहा है और विद इन मेरे हिसाब से 15 दिन की बात और है। सितंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम चालू हो जाते हैं, या सेकंड वीक में तो पक्का चालू हो जाएंगे। मतलब 14 सितंबर से तो आपके एग्जाम पक्का चल ही रहे होंगे, 12-14 के आसपास आपके एग्जाम होते हैं, है ना। तो अपने पास जितना भी टाइम है उसमें हम अब आगे कोर्स को ना बढ़ा करके रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स ना शुरू करवा के, मैं सोच रहा हूं कि आपके एग्जाम हो जाने दे, उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पर आए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी आपका कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन ना लेना। ठीक है ना, आपका कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से होगा, सबसे पहले खत्म होगा, सबसे अच्छे से खत्म होगा, जितने जिसमें लेक्चर चाहिए उतने लेक्चर उसमें लेके खत्म होगा। ठीक है ना, कहीं ऐसा मत समझना कि भाई, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि भाई 10 लेक्चर लगते हैं एक चैप्टर को पढ़ाने में, ठीक है ना, तो 5 लेक्चर लेकर के खत्म। और उनके कभी लेक्चर खोल करके देखोगे ना अगर आप, तो चीजें उड़ा रखी होती हैं, या तो डेप्थ में नहीं जाते। मैं ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी भाई, मैं हर एक चीज आपको बहुत डेप्थ से पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे लेक्चरों का नंबर भी ज्यादा होता है, मेरे लेक्चर की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा होती है। अब आप लोग अगर कंप्लेंट करते हो तो भाई करना चाहिए फिर आपको कंप्लेंट, मतलब करते रहो कंप्लेंट, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई भी। बच्चे लिख के जाते हैं कमेंट सेक्शन में सर लेक्चर लंबे बहुत होते हैं आपके, तो बेटा जो छोटे लेक्चर ले रहा उसी से पढ़ ले। मेरे को शौक नहीं है पोचा लगाने का, ना ही मैं पीछे बहुत सारी चीजें लिख के लाता हूं। बहुत सारे डायग्राम्स अपने हाथ से बनाता हूं, आज भी 10th लेवल के भी डायग्राम है तो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, नहीं बनाए क्या बताओ। रे ऑप्टिक्स में किसके लेंसेस के डायग्राम देख लो आप, कॉन्वेक्स कॉन्केव, वो तक 10th लेवल की चीजें भी मैंने अपने हाथ से लिखी हैं भाई। अपने हाथ से लिख करके काम करने में ही जो सुकून है वो कहीं नहीं है। इसलिए आपको भी मैं वही प्रेरणा देने के लिए पीछे छाप के नहीं लाता कभी भी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं अगर, तो यार मेरी देखा देखी मेरा बच्चा भी लिखेगा ना, वो मेरा बच्चा लिखेगा तो वो बच्चे के बेनिफिट की बात है, आपको याद होता जाएगा जैसे जैसे आप लिखते जाओगे। तो फिर कुछ बच्चे ये लिख करके जाते हैं भाई लेक्चर लंबे बहुत है, भाई लंबे भी होंगे और लेक्चर की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लेक्चर भी पर चैप्टर ज्यादा होंगे। मुझे शौक नहीं है, मैं तो 4 लेक्चर में निपटा दूं, 4 लेक्चर में निपटा दूं बड़े से बड़ा चैप्टर भाई मैं। पर किसको सुकून मिलेगा, ना आपके किसी फायदे का, ना मेरे को सुकून मिलेगा, ना मुझे ढंग से नींद आएगी। तो इस तरह की टीचिंग मैं करता नहीं भाई, उससे अच्छा मैं बैच लेने से मना कर देता हूं कि नहीं भाई मैं बैच नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं बैच को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आप पूछ लीजिएगा मेरी टीम में से कोई अगर आपको कभी टकराए तो, मैं बैच सबसे ज्यादा मना करता हूं कि भाई नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे 6 लेक्चर दे रहे हो इसके अंदर, इसको लगते 10 लेक्चर है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसको लगता ही 8 से 10 लेक्चर है कम से कम, और इतना ही लगभग लंबा दूसरा चैप्टर है, उसको भी 10 लेक्चर कम से कम लगते हैं। मैंने 11 लिए हैं उसके अंदर चैप्टर 2 में, आप समझ रहे हो ना। तो बेटा जिसमें जितना समय लगता है उसमें उतना समय लगता है। आपके कमेंट करने से मैं लेक्चर की लेंथ कम नहीं कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने आया है मैं उसका नुकसान कैसे कर दूं। ठीक है ना, आपका छोटे लेक्चर की लेंथ से काम चलता है, आप छोटे लेक्चर देख लो। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके देखो ढेरों टीचर पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में भी चैप्टर खत्म कर रखा है। रे ऑप्टिक्स इन 1 आवर खत्म तो पढ़ लो फिर। ठीक है, तो भाई लेक्चर अप्रोप्रिएट लेंथ का ही मिलेगा, जितने का होना चाहिए उतने का, ठीक है, और नंबर ऑफ लेक्चर भी उतने ही मिलेंगे जितने होने चाहिए, है ना। अब कोई ईएमआई के अंदर 10 लेक्चर ले रहा हो तो भाई बताओ, फिर उसके आगे तो हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे ना, नतमस्तक ही होना पड़ेगा, भाई तू 10 लेक्चर कैसे ले रहा है। मुश्किल से 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर का चैप्टर हो जाएगा अगर तुम जेई लेवल पे भी पढ़ रहे हो तो। नीट जेई लेवल पे भी पढ़ो तो भी 6 लेक्चर का चैप्टर बनता होगा ईएमआई, ठीक है ना। मैंने उसको 4 में लिया क्योंकि अपन तो सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं मोटा मोटा, अगर देखें तो, है कि नहीं। लेकिन कोई 10 लेक्चर उसमें ले रहा हो तो वो नाजायज है। अब भाई रे ऑप्टिक्स में तो 9 लेक्चर लगते ही लगते हैं यार, जायज है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में 8 से 10 लेक्चर लगते ही लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में भी 8 से 10 लेक्चर लगते ही लगते हैं। कोई उससे कम कर रहा हो तो फिर आपसे जस्टिस नहीं कर रहा, ज्यादा कर रहा हो तो भी जस्टिस नहीं है। कोई पता नहीं वो कौन सी लस्सियां घोल रहा आकर के आपके सामने, समझ रहे हो ना बात को। तो जितने अप्रोप्रिएट लेक्चर लगते हैं उतने ही लगेंगे, जितने घंटे लगते हैं उतने ही लगेंगे। मैं कोई पोचा मार टीचर हूं नहीं, और ना ही मैं कभी सपोर्ट करता हूं वैसी टीचिंग को, पर करने वाले करते हैं भाई, और यूट्यूब पे भी आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको जो सूटेबल लगता है वो करिए, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले कुछ मिसलेनियस टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी खोल करके देखी तो उसके अंदर इतने डेप्थ में नहीं बता रखी चीजें, लेकिन प्रीवियस ईयर सवालों में वो चीजें हैं। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक को मैं पहले कवर करूंगा। मिसलेनियस टॉपिक होने के बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर चलेंगे, उससे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं करेंगे। चाहे एक लेक्चर और लेना पड़ जाए भाई, चाहे कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कम रखूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट वहां पे पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो तसल्ली से ही पढ़ेंगे भाई सारी चीजें, ठीक है ना, भगाऊंगा नहीं कहीं पे भी, और जिसमें जितना टाइम लगता है उसमें उतना टाइम लेके पढ़ाऊंगा। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं भाई, वो पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर कहानी को। सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी है वो है पावर ऑफ अ लेंस की डेरिवेशन। जी हां, ये एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी दी हुई है, बहुत छोटी सी, लेकिन ये आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा P = 1/f, होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला है कि नहीं है? हाँ, तो इसको हम डिराइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन है, हाँ बिल्कुल है, और आपके सिलेबस में है, पूछने को पूछी भी जा सकती है, लेकिन सिलेबस में है तो मैं आपको करवाऊंगा, एनसीईआरटी में तो वो होएगी, ठीक है। एक बार देखो जरा कैसे डिराइव करेंगे पावर ऑफ अ लेंस को। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। बोला है पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करा गया जरा एक बार देखना। द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ही टेक्निकल शब्द लिखे हुए हैं, इसको पढ़ के देखो तो बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई मान ले कॉन्वेक्स लेंस तेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, ये उसका, ये क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर O है। कह रहा है इससे यूनिट डिस्टेंस चलने पर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस चलने पर, मतलब यहां से यहां चले हैं, देखो इधर से इधर चले, यूनिट डिस्टेंस मान लो 1 मीटर चले होंगे। इमेजिन करना कितना चले हैं, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 1 मीटर की, ये 1 मीटर की हाइट है। कह रहा है इस पर जो रे पड़ी है, सुनिएगा, इस पर जो रे आके गिरी है, एक रे आके गिरी होगी ना भाई, इस पे है ना, इस पे एक रे आके गिरी होगी ना, देखो क्या लिखा हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर, यानी 1 मीटर मान लो, यूनिट डिस्टेंस को 1 मीटर बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी अगर सेंटीमीटर में निकालो तो, लेकिन इसको तो हम SI यूनिट में निकालते हैं, इसलिए मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर पर जो आके लाइट गिरेगी, समझिएगा, डिकोड करिएगा क्या बोलना चाह रहा है, पकड़ने की जरूरत है लैंग्वेज को। पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर ऊपर जो लाइट आके गिरेगी, वो लाइट कितने एंगल से डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है, कितने एंगल से डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। मुझे एक बात बताना, ये लाइट जाने को सीधा जा सकती थी ना, जा सकती थी सर, लेकिन लेंस आ गया, हां आ गया, तो ये किसी एंगल से मुड़ गई, हां मुड़ गई सर, ये मुड़ गई तो ये एंगल कितना है, ये मुड़ गई तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है सर, इस एंगल को आप डेल ले लो, डेल, क्योंकि डेविएशन वाला एंगल है ना, ये देखो डेविएट हो गई ना, ये जा इस पाथ पे रही थी, समझियो बात को, जा इस पाथ पे रही थी लेकिन डेविएट होके ऐसे चली गई, तो कितने एंगल से डेविएशन हुआ, डेल से। अच्छा, तो ये भी डेल ही होगा, ये भी डेल ही होगा, है ना। और आपको पता है ये जहां मिलती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ है ना, ये फोकस है, फोकस पे आके मिलती है ना पैरेलल वाली, तो ये फोकस है, ठीक। तो आप एक काम करो, आप इस ट्रायंगल को देखो एक बार जरा, ये ट्रायंगल OF और इसको M ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल OFM, टैन कितना होगा, टैन कितना होगा, टैन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हां या ना, तो टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है OM और बेस क्या है OF, तो टैन बन गया, देखियो ध्यान से, टैन बन गया। OM क्या है, OM क्या है सर, OM तो H है, ये हाइट हमने H ली है ना, हाँ सर ये तो H है, तो H डिवाइड बाय OF क्या है, OF है हमारा F, फोकल लेंथ, हाँ है ना, बोलो, है ना। तो टैन इज इक्वल टू क्या आ गया, H बाय F, टैन इज इक्वल टू H बाय F, कोई दिक्कत, सही। अब हम सपोज करते हैं कि भाई ये अपर्चर बहुत छोटा है,
अपर्चर छोटा है तो फिर ये एंगल भी क्या होंगे, छोटे होंगे। और जब ये बहुत छोटे एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन ली जाती है तो tan डेल को सीधा डेल लिख लिया जाता है, हाँ है ना, बोलो। tan डेल को है ना सीधा सीधा डेल लिख लेंगे, डेल इज इक्वल टू एच बाय एफ, है ना। और ये क्यों किया हमने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, याद है ना, याद है ना। tan डेल को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। अच्छा, h की वैल्यू को 1 पुट कर दो, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस बोला हुआ है यहां पे, या बोला हुआ यूनिट डिस्टेंस, तो यहां पे 1 रख दो। इसलिए RHS के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पूरा ही लिख देता हूं। tan डेल को डेल लिख लिया और h की जगह पर 1 लिख लिया, 1/f। ये डेल को ही हम लोग p बोल देते हैं। ये एंगल ही हमारे लिए p होता है भाई, ये एंगल ही हमारे लिए p होता है, जिस एंगल से डेविएशन हो रही है, जिस एंगल से डेविएशन हो रही है, यही हमारे लिए पावर होती है। इसी को पावर ऑफ द लेंस बोल देते हैं। यही है पावर ऑफ द लेंस, यही है पावर ऑफ द लेंस की डेरिवेशन। समझ गए, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से लिखी है, और जैसी एनसीईआरटी में बिल्कुल वैसे करवाई है मैंने आपको, आप चेक कर लीजिएगा, बेशक से एनसीईआरटी खोल के देख लेना। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यही डायग्राम बना हुआ है, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो पावर का मीनिंग क्या हुआ, पावर का मीनिंग हुआ कि आने वाली लाइट को कितना मोड़ दिया, जो लाइट आ रही थी उसको मोड़ कितना दिया इसने, इसी को पावर बोलते हैं ना। तो बस देखो, डेल को ही पी बोल दिया, एंगल डेल जो था ना हमारा, उसी को ही पी बोल दिया, बात खत्म, ठीक, बढ़िया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं, अलग टॉपिक है ये हो गया खत्म, इतना टॉपिक खत्म हो गया, इसकी बात कर रहा हूं। ये बात हो रही है, पता है क्या, ये बात हो रही है कि भाई आपने एक लेंस लगा रखा है, चिपका के दूसरा लगा दिया है ना, और चिपका के मान लो तीसरा लगा दिया, ऐसे करके आपने कई सारे लेंस लगा रखे हैं, ठीक। सपोज करिएगा आपने मल्टीपल, कॉम्बिनेशन है ना भाई, मल्टीपल लेंस लगा रखे हैं। तो ये लेंस 1, ये लेंस 2, ये लेंस 3, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M1, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M2, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M3। तो आप टोटल मैग्निफिकेशन पता कैसे लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, HI/HO, हाँ वही HI/HO की बात कर रहा हूं। टोटल मैग्निफिकेशन तीनों को मल्टीप्लाई करके आती है बेटा, M1, M2, M3 को, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं, बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि इसकी मैग्निफिकेशन अगर इंडिविजुअल वाली M1 है, इसकी इंडिविजुअल वाली M2 है, इसकी इंडिविजुअल वाली M3 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नेट मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन निकल के आती है, सबको मल्टीप्लाई करके। जितने लेंस लगे हैं, मोटी बात समझ ले क्या है, जितने लेंस लगे हैं, पावर निकालना चाहता है सबकी पावर ऐड कर दे, फोकल लेंथ निकालना चाहता है तो 1/f वाला फॉर्मूला लगा दे, दिखाया था ना पिछली बार वो फॉर्मूला, लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिखाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, वो वाला लगा दे। और अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहता है सबकी टोटल की, तो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आसान, बढ़िया। तो एक ये मिसलेनियस टॉपिक था, प्लीज इसको लिख लीजिएगा अपने पास नोट्स में बेटा, अगर आ गया तो फंस ना जाइएगा, है ना, अगर आ गया तो फंसे ना, इसलिए लिख लेना इसको, ठीक है। एक और मिसलेनियस टॉपिक जो छूट गया था, या ऐसा समझो कि मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया था, तो क्योंकि वैसे ही बहुत लोड था आप पर, खूब सारी डेरिवेशन धड़ धड़ चल रही थी, है ना, थे ना ऐसे 2 दिन कम से कम ऐसे निकले ना कि धड़ाधड़ डेरिवेशन चल रही है। तो उसमें एक ग्राफ भी था बीच में, ये ग्राफ मैंने वहां से मिस आउट कर दिया था जानबूझ करके, ताकि कि इसको बाद में लेकर के आऊं। उस टाइम पे डेरिवेशन का एक फ्लो था, वो फ्लो ब्रेक हो जाता अगर, तो आगे डेरिवेशन हम लोग नहीं पढ़ पाते। ये प्रिज्म वाली डेरिवेशन है बेटा, ये डिस्पर्जन है असल में, मैं आपको याद दिलवाता हूं, सुनिएगा। ये ग्राफ है प्रिज्म में, है ना, जब भी हो रही हो डिस्पर्जन, जब भी हो रहा हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट याद है क्या था, है बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट याद है, व्हाइट लाइट डालते हैं 7 रंगों में बटती है, उसी की बात हो रही है, टेंशन ना लें आप, है ना, डिस्पर्जन वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन यार एक बात याद करो, हमने कंडीशन पढ़ी थी जिसको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बोल रहे थे, याद है आपको, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद है कि भाई ये आपका प्रिज्म है, आप अपने आई को, ये देखो ये आई होता है ना, ये आई एंगल है ना, आप अपने आई को ऐसा रखो, हां जी सुनिए, आप अपने आई को ऐसा रखो कि भाई ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये बिल्कुल सीधी होती जाए ऐसे, है ना, बिल्कुल सीधी होती जाए, बिल्कुल सीधी जाए ऐसे, है ना, और फिर ऐसे नॉर्मल बनेगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ई, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो भाई जब डेविएशन मिनिमम होगी, कब, जब आई और ई इक्वल होंगे, समझ गए ना। तो व्हेन
आई और ई इक्वल होंगे तो डेल बनता है डेलमिन। आया याद? डेलमिन डेलमिन करके मैं आपको बता भी रहा था, है ना? थोड़ा पन्ना पलटोगे तो आपको याद आएगा, है ना? थोड़ा सा पन्ने पलट के देखोगे तो आपको याद आएगा। देखो बहुत छोटी सी डेविएशन बन रही है यहां पे। आई को आगे एक्सटेंड किया और इमर्जेंट को पीछे किया तो देखो ये छोटा सा बिल्कुल डेल यहां पे बनेगा, ठीक है ना? तो मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसको, डेलमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलमिन, ठीक है ना? तो इतना समझ गए कंडीशन क्या है डेलमिन बनने की? डेलमिन बनने की कंडीशन क्या है? जब आई और ई क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना? आई और ई दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब आई और ई दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल जो है वो डेलमिन बन जाएगा। ये थ्योरी थी जो मैंने आपको तब पढ़ाई थी, ठीक है ना? अब इस पर एक ग्राफ सुन लो क्या है, बहुत इजी ग्राफ है। किसका किसका ग्राफ है मैं आपको दिखाता हूं। वाई एक्सिस पर रखा हुआ बेटा एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल रखा हुआ, इसको डी लिखा हुआ। डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेल बुलाता हूं। मैं तो डेल बुलाता हूं भाई, ठीक है ना? डी भी लिखा हुआ होता है लेकिन मैं तो डेल बुलाता हूं, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डेल है, ठीक? वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है और यहां पर इंसिडेंस एंगल रखा हुआ है आपने आई, ठीक है? अब देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आई को बढ़ा रहे हैं। देखो 30 डिग्री पर से स्टार्ट किया इसको, है ना? आई को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो 30 कर दिया, 35 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ा दिया, और 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 5 डिग्री बढ़ा दिया। और आप जब जब ये 5-5 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, वो कैसे बढ़ाओगे? देखो देखो, आप ऐसे लाइट डालोगे, फिर थोड़े और बड़े एंगल पे डालोगे ऐसे, फिर थोड़े और बड़े एंगल पे डालोगे ऐसे, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे डाली, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, तो एंगल आई और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? ये एंगल आई क्या करा जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ना? धीरे धीरे ये एंगल को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो एक ऐसा मोमेंट आता है, समझिएगा, एक ऐसा मोमेंट आता है जब आई और ई दोनों इक्वल हो जाते हैं। भाई आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे, आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे, आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब आई और ई क्या हो चलेंगे? इक्वल हो चलेंगे। और जब आई और ई इक्वल हो जाते हैं तो आप देखो ये जो डेल है, ये जो डेल है ना, ये बहुत कम हो जाता है। आई और ई जब इक्वल हो जाते तो डेल क्या हो जाता है? डेलमिन के बराबर, है ना? लेकिन आप अगर इससे थोड़ा पीछे खिसको तो, यानी आई को कम करो तो क्या होगा? देखो कम करके देखा, कम करके देखा तो एंगल मिनिमम नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ गया। और कम करके देखा तो देखो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ये डेल जो है ना, ये वाला एंगल डेल, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है आई के साथ, आई के साथ। लेकिन जैसे ही आई और इक्वल हो गए ये डेलमिन हो जाता है। सबसे नीचे आकर के ग्राफ ऐसे कर्व खाएगा। कर्व देख रहे हो ना आप कैसा है? अच्छा अगर एंगल बढ़ा दिया तो बच्चा पूछता है 50 डिग्री कर दूं तो क्या होगा? 50 डिग्री करने पर, 50 डिग्री करने पर, ये देखो 50 डिग्री कर दिया मान लो, ठीक है ना? तो भी ये डेलमिन नहीं होगा, थोड़ा ऊपर आके मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आके मिलेगा। उससे ज्यादा कर दिया, 55 कर दिया तो क्या होगा? सर ये थोड़ा सा और ऊपर आके मिलेगा। सर 60 कर दिया तो क्या होगा? तो ये थोड़ा और आकर के यहां पर मैच करेगा। तो आप देखो कि डेलमिन कहां मिल रहा है, मिनिमम एंगल कहां आ रहा है? मिनिमम एंगल बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है। और बॉटम पे कब आ रहा है? जब आई और ई क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये ग्राफ बेटा आपको आना चाहिए। वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, पहली बता दूं, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मत याद करना कि 30, 35, 40 क्या रखें, आप कुछ भी रख दो, बस ग्राफ का ध्यान रखना। ग्राफ ऐसे बनाना है आपने, और इस पॉइंट पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं इसको खुद से बनाता हूं एक बार, इसको मैं एक बार खुद से बनाता हूं, ठीक है ना? देखो क्या करोगे, यहां पर डेल डालोगे, यहां पे आई डालोगे, और ग्राफ को आपने ऐसे बनाना है बस, ठीक है? जहां ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस जगह पर आई को बोलोगे बेटा तू तो ई के बराबर हो गया, और तू ई के बराबर हो गया तभी तेरा डेल डेलमिन के बराबर हो गया। बस, इससे पीछे आने पर भी बढ़ता है, इससे पीछे आने पर भी बढ़ता है, इससे आगे जाने पर भी बढ़ता है, इससे आगे जाने पर भी बढ़ता है। एक ही ऐसा पॉइंट है जब इक्वल रहता है। मोटी बात समझ में आ गई होगी आपको, मोटी बात समझ में आ गई होगी आपको। बाकी हाथ से बना के देखोगे समझ में ज्यादा बेटर आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक और मिसलेनियस टॉपिक था टीआईआर में, क्योंकि टीआईआर वाले दिन भी खूब दबा के डेरिवेशन चल रही थी, तो मैंने इस टॉपिक को नहीं छुआ। वहां पे आपको याद है 4 एप्लीकेशंस बताई थी मैंने आपको टीआईआर की। एक बताई थी, बड़ा प्यारा टॉपिक था, वो थ्योरी वाला टॉपिक था। एक बताई थी ऑप्टिकल फाइबर, हमारे घरों में जो इंटरनेट आता है वो टीआईआर के थ्रू आता है। एक बताया था ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, कि जो डायमंड की बोली लगाई जाती है, जो उसका प्राइस लगाया जाता है, वो टीआईआर के हिसाब से लगाया जाता है।
महंगे से महंगा डायमंड अगर होगा, हीरा अगर होगा, तो उसमें टीआईआर और बेटर तरीके से हो रहा होगा, इसलिए उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और एक और तीसरा बताया था, वो था मिराज, मृग तृष्णा, जिसमें आपको सड़क पर पानी बिछा हुआ दिखता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हो पानी वहां नहीं होता है ना। और इसके और भी एग्जांपल मैंने देते, हलवाई के जाओगे तो ये वो बहुत सारे एग्जांपल मैंने तब दिए थे, उसमें मैंने ये छुड़वा दिया था, ये छुड़वा दिया था मैंने तब। इसको भी नोट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने बना रखे हैं डायग्राम ये, ठीक है। और डायग्राम सी आपके सिलेबस में, और कुछ नहीं जानना आपको इसके बारे में, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ, देखो टीआईआर प्रिज्म्स में, ठीक है। कह रहा है क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है ना, वो निकाला जा सकता है। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, पता है, तो आपको साइन आईसी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो, इसी से हमने निकाला था, आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू, है ना। तो आप यहां पे म्यू की वैल्यू रखोगे ना, जैसे ही कांच के लिए, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है ना। आप कांच के लिए जैसे ही रखोगे ना, ये आईसी जो है ना, वो निकल के पता कितना आता है, 42 डिग्री के आसपास। यहां कितना लिखा हुआ है, 41.8 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, अगर तूने इससे ज्यादा बड़े एंगल पे लाइट डाल दी तो हो जाएगा कमाल, मतलब टीआईआर हो जाएगा, प्रिज्म में ही लाइट घूम के वापस आ जाएगी। देख दिखाता हूं कैसे होता है ये, देख दिखाता हूं कैसे होता है, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो बेटा। मैंने ऐसे लाइट डाली, ऐसे लाइट डाली, तो यहां तो नॉर्मल पे ही गिरी है, देखियो ध्यान से, है ना। यहां तो किस पे गिरी, यहां तो नॉर्मल पे ही गिरी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी लाइट घुस गई इसमें आकर के। भाई नॉर्मल पे तो रिफ्रैक्शन वैसे भी नहीं होती, तो सीधी लाइट आगे घुस गई, ठीक है ना। अब जब ये इस हिस्से पर पड़ी, तो यहां पे एक नॉर्मल खींचा जाएगा, खींचू, खींच दिया। मुझे बता ये एंगल कितना होगा, बता। ये 90 है, ये 90 है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर मान लो, आइसोसेलेस मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल तो चलो 60-60 हो गया ना, हाँ, तो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, आइसोसेलेस वाला। आइसोसेलेस है, ए बी और एसी इक्वल है, ए बी एसी इक्वल रखे गए हैं प्रिज्म में, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए, तो सर जी सीधी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है सर, तो फिर ये भी 45 होगा और इससे ये भी 45 होगा। अब एक बात बता, क्रिटिकल एंगल कितना था, 42, तूने कितने पे डाला, 45, 45 42 से ज्यादा है, 45 इज ग्रेटर देन 42, हेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी 45 डिग्री पर ही, 45 डिग्री पर ही। समझ में आया ना, क्योंकि तेरा ये एंगल 45 है बेटा, और ये एंगल कितना है, 42 है। देखो ना, देखो ना, ग्लास के लिए कितना क्रिटिकल एंगल चाहिए, 42 डिग्री चाहिए, 41.8, 42 लगा लेते हैं, 42 डिग्री चाहिए, लेकिन तूने तो 45 पे डाला, तो लाइट मुड़ जाएगी अंदर ही। देख टीआईआर हो गया, देख टीआईआर हो गया, है ना। डेंसर से रेरर, दो कंडीशन होनी चाहिए टीआईआर की, याद करवा दूं, यादों की बारात दे दूं। टीआईआर की दो कंडीशन, पहली, डेंसर से रेरर जा रही हो, क्या जा रही है, देखो डेंसर में थी, हां, रेरर में जाना चाहती थी, हां, लेकिन जा नहीं पाई, मुड़ गई अंदर ही, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया। सेम कहानी यहां पर भी होगी, सेम कहानी यहां भी होगी। देख यहां पर भी, यहां पर भी, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा। इस बार भी एंगल आके 45 पे गिरा तो फिर ऐसे टीआईआर कर जाएगा, ऐसे टीआईआर कर जाएगा। समझा क्या बात को, है ना। तो ये एक मिनट, थोड़ा सा ये पैरेलल है इसके क्या, हाँ जी, बहुत अच्छे से पैरेलल है, बस बहुत बढ़िया। तो ये भी 45 डिग्री पर चला जाएगा, ये 90 है, ये 90 है। समझ में आया ना। ना इधर रिफ्रैक्शन हो पाई क्योंकि नॉर्मल पे गिरा था, ना इधर रिफ्रैक्शन हो पाई क्योंकि नॉर्मल से जा रहा था। यहां और यहां टीआईआर हो गई, वो भी 2 बार। तो ये कैसा काम करा, ये टीआईआर वाला प्रिज्म जैसा काम करा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ये टीआईआर करने वाले प्रिज्म है। इसका एक एग्जांपल और भी बनता है, वो भी सुन लो। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार यहां से लाइट डाल रहे हैं, इधर से, इधर से, देखते जाना भाई, ऐसे लाइट डाली,
बेटा पहली बात तो यहां नॉर्मल बनना चाहिए था, लेकिन ये तो नॉर्मल पे ही गिर गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, इधर से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, सीधी अंदर आ गई है, सीधी अंदर आ गई। तो अब ये शायद बाहर जाना चाहे, है ना, तो मैं यहां एक नॉर्मल क्रिएट कर देता हूं। सरफेस ऐसा है ना, ये नॉर्मल मैंने क्रिएट कर दिया एक, ठीक। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 45 है ना, हां। ये 90 है ना, हां। क्या ये 45 होगा? बिल्कुल। और ये भी 90 है ना, हां। तो फिर ये कितने पे आके गिरा? 45 पर। 45 पे आके गिरी है, और 45 पे गिरते ही 42 से ज्यादा हो गया, 42 से ज्यादा हो गया। फिर से टीआईआर कर जाएगी, और टीआईआर करके ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। समझ गए क्या बात को, है ना? क्योंकि ये भी 45 ही होगा, ये 45 ही होगा, तो सीधी निकल जाएगी। ये नॉर्मल पे गिरी है तो पार हो जाएगी लाइट, नॉर्मल पे वैसे भी रिफ्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये 1 टाइम टीआईआर हुई, यहां पे 2 टाइम्स टीआईआर हुई। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स टीआईआर भी हो सकती है, 2 बार टीआईआर। और ये क्या है? ये 1 बार टीआईआर, 1 टाइम टीआईआर, ठीक है ना। 2 टाइम्स टीआईआर, 1 टाइम्स टीआईआर, ठीक है जी। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्रिटिकल एंगल के हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ठीक है। तो प्रिज्म की बनावट पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और बनावट ऐसी है कि 45 डिग्री का वो आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो 45 और 90, 45 90 45, ठीक है ना। तो ये आकर के गिरी 45 पर, और 45 42 से बड़ा होता है ना। 45 इज ग्रेटर देन 42, यानी आई बड़ा है आईसी से। बस हो गया काम, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, है ना। एक फोटो और है इसकी, है ना। इसको मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि लंबा चौड़ा काम हो जाता, इसको आप खुद देख लीजिएगा किस तरीके से बना हुआ है। सेम कहानी है बिल्कुल वही है, देखो एक 90 फिर 45 है, ठीक है ना। नॉर्मल पे गिरी है, ठीक है। तो एक बार तो ये रिफ्रैक्ट हो गई, रेयर टू डेंसर गई है, देखो लाइट वहां से आई, रेयर से डेंसर गई है, हां गई है, रेयर टू डेंसर गई, तो एक बार तो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो गई, अंदर मुड़ गई, है ना। लेकिन उसके बाद जब ये यहां गिरती है, इस जगह पर, ये इस जगह पर गिरती है, जब ये देखो यहां पर, यहां गिरती है, तो ये एंगल बड़ा होता है ऑब्वियसली, और दिख भी रहा आपको कि बड़ा ही है वो, ये एंगल बड़ा ही है। 42 से तो ज्यादा ही होगा, 42 से तो ये सारे ज्यादा ही है भाई, और ज्यादा ही है, तो फिर ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात, ठीक है ना। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सच, मैंने तो पीछे आपको कैलकुलेशन से बताया, या तो बिना कैलकुलेशन के भी आपको समझ में आ रहा है कि एंगल जो है वो बड़ा है ना। ये ग्रेटर देन 42 है, ये भी ग्रेटर देन 42 है, ऐसे यहां पर भी होगा, है ना। ये भी एंगल जो है 45 से 42 से ज्यादा ही है, ठीक है जी। खत्म, जो आपके 3-4 टॉपिक थे मिसलेनियस वाले को खत्म हो गए। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है जी, ठीक है जी। शुरू करें, स्टार्ट करें। देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी 10th की नॉलेज लगती है, थोड़ी थोड़ी। आप कहोगे 10th की नॉलेज तो सर आती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नया बताओ। हाँ, तो नया भी है इसमें, नया भी है। और ये टॉपिक पढ़ते हुए ना बारीकियां बहुत सारी है, बारीकियां बहुत सारी है, छोटी छोटी बातें बहुत सारी जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रॉमिस करना आप मुझे कि जब भी आप इस टॉपिक को दोबारा देखने आओ, जो कि आपको आना पड़ेगा, ये मैं आपको पहली बात पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं ये बात, कि आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। किसी को पहली बार में समझ नहीं आता, पढ़ाने वाले को नहीं आता, पढ़ने वाला तो चल तू बच्चा है अभी, पढ़ाने वाले को नहीं आता, पढ़ाने वाले को भी ये टॉपिक पहले पढ़ के आना पड़ता है। सच बता रहा हूं, पढ़ाने वाले को भी ये टॉपिक पहले पढ़ के आना पड़ता है। ये टॉपिक ऐसा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये गंदा टॉपिक है, सही बताऊं तो गंदा, पर मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर पहला इंप्रेशन ही खराब पड़े इस टॉपिक का, तो आपको पहले से ये मुश्किल लगने लगे। पहली बात तो बता दूं, ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बस बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अदरवाइज जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, वो इसको सीधे सीधे फॉर्मूले रटते हैं, वो इसके सीधे सीधे फॉर्मूले रटते हैं। m इज इक्वल टू डी बाई एफ, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, एच आई बाई एच ओ 1 प्लस डी बाई एफ, इस तरह से फॉर्मूले रटते हैं वो। तो फॉर्मूले रट के कोई फायदा नहीं है, और आपका तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है फॉर्मूला रट के, आपको तो डेरिवेशन करनी ही है,
तो समझिएगा बात को कि ये टॉपिक जो है ये महीन टॉपिक है, बड़ा महीन, समझते हो ना, बारीक टॉपिक है बड़ा। तो बारीक टॉपिक अगर है तो फिर आपको हर छोटी छोटी चीजों का सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये जब भी आप देखने दोबारा आओ तो स्टेमिना से आना, माइंड फ्रेश करके आना, थोड़ा पानी पी लो, अभी पी लो, अभी पी लो, क्योंकि अभी मैंने काफी कुछ आपको पढ़ाया है मैंने, तो अभी चाहो तो अभी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं पानी, ठीक है ना। और फिर एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि पहली बार में समझ में आने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं, छोटी 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 बहुत सारी डिटेल्स हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जितना हो सके उतना आसान बनाऊं। लास्ट ईयर जब मैंने परिश्रम लिया था तो इसको मैंने बहुत इजीली बता दिया था, बहुत आसानी से, ठीक है ना। लेकिन वो टाइम जो था वो अक्टूबर के बाद का टाइम था। मैंने रे ऑप्टिक्स जनवरी में करवाया था उनको, क्योंकि वो बैच ही लेट स्टार्ट हुआ था, वो बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। तुम्हारा तो सितंबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें तो अक्टूबर की शक्ल ना देखने दूं मैं। वो तो अलग बात है कि आप लोग का सितंबर के एग्जाम आ रहे हैं। अगर सोचो एग्जाम ना आते तो इतना सिलेबस आपका बचा नहीं है, मैं सिलेबस सितंबर में निपटा दूं आपका। वो तो आपको थोड़े टाइम छुट्टियां भी मिलेंगी, प्रिपरेटरी लीव्स मिलेंगी आपको अपने स्कूल के एग्जाम के लिए, समझ रहे हो ना। नहीं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे को तो वो जो पिछले साल जो बैच था परिश्रम वाला वो अक्टूबर में मिला था, तो उनको जाके बेचारों को मैंने जनवरी 20 को करवाया, 20 जनवरी तक गया था सिलेबस, मुझे ध्यान है। और रे ऑप्टिक्स के बाद तो सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी चलता है, रे ऑप्टिक्स तक थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसके बाद जो सिलेबस है वो बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि चैप्टर छोटे हैं, अब चैप्टर बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं आता हूं दोबारा इस बात पर कि भाई पहली बार में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, इसको 2 बार देखना पड़ सकता है, इसको 3 बार भी देखना पड़ सकता है कुछ बच्चों के लिए, वो बहुत 10% बच्चे होंगे ऐसे। तो प्लीज स्टेमिना बनाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो बहुत है, इस पे से आपको सवाल पक्का मिलेगा। मतलब अगर 9वां चैप्टर, और ये चैप्टर 9 नंबर का है, 9 नंबर चैप्टर है और चैप्टर भी 9 नंबर का है ये, है ना। तो अगर 9 नंबर अगर इस चैप्टर के डेडिकेटेड है ना, तो 3 नंबर कम से कम इस टॉपिक के हैं, 3 नंबर, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आ गया तो 5 सवाल भी बन जाते हैं, 5 नंबर भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाता है ये। तो इसलिए आप इसको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, पकड़ना आपको इसको पड़ेगा, चाहे आज पकड़ो, चाहे देर सवेर पकड़ो, महीने बाद पकड़ो, 2 महीने बाद पकड़ो, पकड़ना आपको इसको पड़ेगा। और पकड़ना कैसे पड़ेगा? वही हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देख करके, समझ करके, ठीक है। तो समय लगेगा, समय लगाना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आपके एंड पर क्या तैयारी होगी? एक तो आपने इसको वीडियो को एक बार देख लिया, जो अभी सीखोगे तो सीखोगे ही सीखोगे। आप इसको 2 बार हो सकता है देखना पड़े, 3 बार हो सकता है देखना पड़े, तो वीडियो को हो सकता है रिपीट करना पड़े आपको। ये एक आपका टास्क रहेगा, रिपीट करना, लेक्चर को रिपीट करना, यह आपका एक टास्क रहेगा। दूसरा टास्क आपका रहेगा कि आप आज अगर इसको पढ़ रहे हो तो आप सोने से कम 3 बार सारी डेरिवेशन करके देखोगे, जितनी भी मैं करवाऊंगा अभी इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कितनी बार करके देखोगे? 3 बार करके देखोगे, क्योंकि 3 बार से कम में काम नहीं चलेगा। ज्यादा करो तो और अच्छा है, पर 3 तो मिनिमम है, 3 तो मिनिमम है। हर बच्चा 3 तो करे ही करे, चाहे वो बच्चा टॉपर क्यों ना हो, चाहे उस बच्चे के रे ऑप्टिक्स अभी सिलेबस में आ रहा हो, कि कभी सिलेबस में आ रहा हो, कभी भी आ रहा हो, 3 बार आप करके सोइए। जब भी आप आकर के इस वीडियो को देखें, मैं रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज की, कि जब भी वो बाद में आकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपना चैप्टर 1 से लेकर 8 तक तैयारी करने में लग गए हैं, रिवीजन करने में लग गए हैं, खुद से अपने नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, बिल्कुल ठीक है। वो भी नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो पढ़ने वैसे भी कोई नहीं आएगा मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है। खैर, तो जब भी आप इसको देखने पढ़ने के लिए आओ, तो जिस भी दिन आप इसको पढ़ो, जिस भी शाम आप इसको पढ़ो, जिस भी रात आप इसको पढ़ो, प्लीज 3 बार लिख करके सोइएगा। 1 बार से काम नहीं बनेगा, 3 बार, 3 बार, प्लीज 3 बार। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो 4 पढ़नी है, लेकिन 3 की डेरिवेशन करनी है, चौथे की सिर्फ पिक्चर देखनी है, चौथे की सिर्फ फोटो दिखाऊंगा आपको। पहला आपने पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा आपने पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड। ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा। आपने सब देखे भी हुए हैं, आपने सब देखे भी हुए हैं, तो टेंशन ना लें आप, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो आपके लिए, बता रहा हूं पहले। तीसरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
चौथा, रिफ्लेक्टिंग टाइप्स टेलीस्कोप्स, इसकी सिर्फ फोटो देखनी है आपने। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, किसी को भी हल्का मत समझना बेटा, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसका नाम भी सिंपल है और ये सच में भी सिंपल है, ये तो खत्म, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये फिर सिंपल है। तो चार में से दो चीजें बहुत सिंपल है, दो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बस उन्हीं पे आपने ध्यान देना है, उन्हीं का आपने ध्यान रखना है। बाकी मैं हर एक चीज बहुत लॉजिक से बताऊंगा आपको, और हर एक चीज बहुत ईजी करके बताऊंगा। चेतावनी पहले इसलिए दे दी ताकि आप ध्यान से सुनो, डरो नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने, नहीं तो 2 महीने बाद, कभी ना कभी तो आपको आना ही पड़ेगा लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। तो डरे आप नहीं इससे, बस आप जो मैंने बोला उस चीज का ध्यान करें। महीन टॉपिक है, बारीक टॉपिक है, सूक्ष्म टॉपिक है, तो सूक्ष्मता से सुनना है, हर एक छोटी छोटी चीज का आपने ध्यान रखना है। एक दूसरा, हो सकता है आपको लेक्चर रिपीट पे देखना पड़े, देखना पड़ सकता है, पड़ेगा। यही वाला यहां से पार्ट, इससे पहले वाला तो सिंपल था, यहां से आपको हो सकता है दोबारा। तीसरी चीज, 3 बार सोने से पहले लिखना है, बस ये आप फॉलो कर लेना, आप टीचर के भी मास्टर बन जाओगे। सही बता रहा हूं, मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे भाई उसके बाद आप, ठीक है ना। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो यकीन मानना मेरा, मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे। और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात, मैं मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे आप, अगर ये 3 काम आपने आज ही कर लिए तो। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल, रिफ्लेक्टिंग टाइप। मैं आपको चारों की हुलिया शक्ल बताता हूं कैसी है। रिफ्लेक्टिंग टाइप की तो नहीं बताऊंगा, इसकी तो फोटो ही दिखाऊंगा आपको, इसकी तो शक्ल ही देखनी है आपने, मतलब डायग्राम ही देखना है इसका, इसका डायग्राम ओनली है, डायग्राम ओनली, ठीक है ना। इसके तो डायग्राम ही है, इसमें डायग्राम प्लस डेरिवेशन दोनों है, तो फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे, फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वाला, ये जासूस लेके नहीं घूम रहे होते वो, कॉन्वेक्स लेंस, वही होता है। कॉन्वेक्स लेंस का नाम ही सिंपल माइक्रोस्कोप है, कोई टेंशन ही ना लो तुम, कोई टेंशन ही ना लो। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब यही वाला, सीआईडी वाला, सीआईडी वाला लेंस, समझ गए, इसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बढ़िया हो गया, कोई टेंशन नहीं। कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो है जो बायो वाले यूज करते हैं अपनी लैब में। क्लिनिकल टेलीस्कोप बोलते हैं जिसको, है ना, एग्जामिनिंग टेलीस्कोप बोलते हैं जिसको, जिसमें वो स्लाइड डाल करके चेक करते हैं भाई सेल कितने बड़े हो गए हैं, सेल क्या कर रहे हैं, सेल मर गया कि सेल जिंदा है, क्या हो रहा है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। समझ गए ना, जो लैब में होते हैं, है ना। बायो लैब लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, मैं डायग्राम नहीं बना रहा यहां, उसका पूरा डायग्राम बनवाओगे कहीं मुझसे। बायो लैब वाला जो माइक्रोस्कोप होता है वो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो भाई पता ही है तुझे, ये ऐसा ऐसा वाला, है ना, ऐसे यहां कुर्सी लगा के बैठा होता है साइंटिस्ट, इसमें से देख रहा होता है, उसको चांद, सितारे, तारे, सूरज वगैरह सब दिख रहे होते हैं, तो वो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप की शक्ल आप सभी ने देखी हुई है, तो कोई नई चीज अगर नहीं है ना। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसे होते हैं, इसकी फोटो तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो समझ गए ना किसकी बातें हो रही है यहां पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, ये बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सीआईडी वाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायोलैब वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चांद सितारे देखने वाला जो होता है, जो साइंटिस्ट लोग लेके बैठे होते हैं, बस उसी की बात हो रही है, ठीक। शुरू करते हैं फिर कहानी को। आइए, एक सवाल आपके मन में बहुत चलता होगा कि जो चीज दूर होती है वो छोटी दिखाई देती है ना, और जो आंख के पास आ जाएगी वो बड़ी दिखाई देगी, है ना। आप एक काम करो, आपके हाथ में अगर पेन है या पेंसिल है, कुछ भी है, उसको आप अपने आंख के सामने ऐसे रखो, थोड़े डिस्टेंस पे रखना, थोड़े डिस्टेंस पे रखना, थोड़े से डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे मैंने पकड़ा हुआ ऐसे पकड़ो, ठीक है ना। तो आपको वो कितना दिख रहा है अभी, कितना लग रहा है, क्या लेंथ होगी उसकी, उसकी लेंथ आपको लग रही है ये, ऐसे ऐसे आंख बंद करके चेक करो, लगा ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है ना। लेकिन उसको जब पास लेके आओगे तो देखो छोटा पड़ गया, ये तो छोटा पड़ गया सर, ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है सर, हाँ हाँ, अच्छा मैं और पास ले आऊं तो सर ये तो अब इतना बड़ा लग रहा है मुझे। इसका मतलब सच्चाई है कि हमें कभी भी रियल हाइट पता नहीं चलती ऑब्जेक्ट्स की। तो सर हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो हमारी आंख पे कितना विजुअल एंगल बना रहे हैं। यहां जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है विजुअल एंगल। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम असल में देखते क्या हैं। हम देखते हैं विजुअल एंगल, हम देखते हैं विजुअल एंगल। कहानी सारी विजुअल एंगल की है बेटा, कहानी सारी विजुअल एंगल की है। देखो यार, जब भी हम कभी नंगी आंखों से, नेकेड आइज से किसी चीज को देखते हैं, जैसे मान लो मैंने चश्मा उतार लिया, या अब मैं देख रहा हूं, या फिर चश्मा लगा के भी, डिफेक्टेड आई है तो क्या करें, अब चश्मा लगा के भी मैं देखूंगा तो भी वो नेकेड आई ही है मेरी, समझ गए ना। तो मान लो मैंने नेकेड आई से किसी को देखा, नेकेड आई से, नेकेड आई है ये, इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो मुझे क्या दिखाई देगा, क्या मुझे इसकी रियल हाइट पता चल जाएगी क्या कि भाई 3 मीटर का है, देख के बता दूंगा मैं।
अंदाजों से बता सकता हूं, नाप के मुझे अंदाजे आते हैं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन देख के बता दे कितनी हाइट है और वो भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड करता है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इसने हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड किया, और नेकेड आई पर जो एंगल सबटेंड होता है ना, उसको अल्फा बुलाते हैं, उसको अल्फा बोला जाता है। तो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखा और वो मेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो, ठीक है ना, तो वो कितना एंगल बोला जाता है? अल्फा बोला जाता है। समझ गए? लेकिन एक बात बताओ, अगर यही वाला ऑब्जेक्ट आ करके मेरे आंख के बिल्कुल पास खड़ा हो गया, तो सोच, यहां खड़ा हो गया तो अगर ये आके, तो अब भी क्या ये अल्फा ही गिराएगा? बोलो, अब भी क्या ये अल्फा ही गिराएगा क्या? है, देखियो इसके सर से और इसका पैर से लेके ये एंगल अब अल्फा है क्या? ये एंगल अल्फा है क्या? नहीं, ये तो कुछ और हो गया, ये एंगल तो बड़ा हो गया। यानी कोई चीज हमारी आंख के पास आती है तो हमारी आंख पर बड़ा एंगल सबटेंड करती है, इसलिए बड़ी लगती है, और कोई चीज अगर बहुत दूर जाए तो हमें छोटी लगती है। कभी छत से देखो या ऊपर कई 25 मंजिला ऊपर कोई इमारत पे आप कभी चढ़े हो, 10 मंजिला ऊपर, तो आपको छोटी छोटी गाड़ियां, छोटी छोटी गायें, छोटी छोटी भैंस, छोटी छोटी आंटियां ऐसे घूमती दिखती, इतनी सी चीटी जितने लगती कि नहीं लगती? क्योंकि आपकी आंख पर वो एंगल सबटेंड छोटा कर रही है। कोई चीज अगर हमारी आंख के पास होती है तो बड़ा एंगल सबटेंड करती है, ये फील आती है। इसको विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। समझ गए ना? विजुअल एंगल की हेल्प से मैं लिख देता हूं, इसका डेफिनेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई। आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसी को विजुअल एंगल बोलते हैं। कोई टेंशन है ना? तो तब तो ये अल्फा नहीं होगा, है ना, तब तो ये कुछ बड़ा एंगल बनेगा। और पास आ गया तो मान ले यहां आ गया तो देख कितना खतरनाक एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वाला एंगल देख जरा, ये एंगल देख। समझ रहे ना बात को? तो जितना पास आएगा बेटा कोई ऑब्जेक्ट आंख के, उतना ही बड़ा एंगल हमारी आंख पे क्या करेगा? सबटेंड करेगा, उतना ही बड़ा लगेगा अपने को। तो हम लोग कभी भी हाइट जज नहीं कर पाते, हम हाइट एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते कितनी है, हम बस विजुअल एंगल पकड़ पाते हैं। हमारी आंख पर जो बनता है वो विजुअल एंगल बनता है। समझ रहे हो ना? क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी आंख पर क्या बनता है? विजुअल एंगल। हम एग्जैक्ट हाइट कभी पता नहीं कर पाते चीजों की। ये लिमिटेशन है इंसान की आंख की या किसी के भी आंख की। हम विजुअल एंगल से जज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, और कोई पास होता तो बड़ा ही होता है फिर तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है ना? इस तरह का इल्यूजन हमको होता रहता है। ठीक, बढ़िया। आइए फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और छोटा सा करवाता हूं जो कि अभी काम आने वाला है, ठीक है ना? और सारी बात उसी के अराउंड होती है। टॉपिक का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं बेटा, ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर है इसका मतलब। इसका मतलब समझिए क्या है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है, यानी एमपी का मतलब होता है विजुअल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय विजुअल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है ऑन अनएडेड आई, यानी नेकेड आई। ठीक, मैं लिख देता हूं मैं, ठीक है? देखो, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ठीक है, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड ऑन नेकेड आई। ठीक, नेकेड आई पे कितना एंगल सबटेंड हुआ है वो नीचे रखो, और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइनल इमेज आंख पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है वो ऊपर रखो। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे हम ऊपर रखेंगे एंगल को, और जब नेकेड आई की बात होगी तब हम एंगल को नीचे रखेंगे। ऊपर वाले एंगल को जनरली बीटा बुलाते हैं बेटा, बीटा, और नीचे वाले को अल्फा बुलाते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना?
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना? बीटा अपॉन में अल्फा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई टेंशन, कोई टेंशन। बीटा कब होता है? बीटा कब हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेगा। अल्फा कब हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेगा भाई। अपनी आंख पे एंगल सब, सीधी आके रे तेरी आंख पे गिरे, किसी ऑब्जेक्ट की रे सीधी आके तेरी आंख में गिरे तो अल्फा, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेगा तो बीटा। याद रहेगी ये बात पक्का? तो इसको हम यूज करेंगे, इसी पे फॉर्मूले बनेंगे सारे। मैग्नीफाइंग पावर पे ही सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन अभी होने वाली है। ठीक, सुनिएगा आगे, आगे सुनिएगा। देखो यार, इसकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, उसको लगाते नहीं है जनरली, लेकिन होती है। लगाते नहीं है उसको, लेकिन होती है। ऐसा यूनिट इसकी होती है, पता है क्या? एक्स। सर ये एक्स क्या है? अब आपने सुना होगा, ये आप सभी फोन चलाते हो तो आपने देखा कि इसको जब फोन को पकड़ के ऐसे करते हो आप कैमरा खोल के, तो वो 2x हो जाता है। 2x जूम करना, 4x जूम करना, 6x जूम करना, 10x जूम, 100x, 200x जूम कर देना जी, 200x जूम हो जाती है जी हमारी फोटो। तो हमारे यहां इतना बढ़िया कैमरा है, 200x जूम कर लेता है जी वो। तो ये x क्या है? ये x असल में मैग्नीफाइंग पावर ही होती है। यूज नहीं करते इसको, आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बस पता होनी चाहिए कि जो 2x 4x होता है ना। अच्छा, वो पबजी खेली होगी आप सभी ने, वो जो या BGMI वो खेली होगी, या फ्री फायर, उसमें स्कोप होता है। स्कोप, स्कोप लगाया आगे, गन पे स्कोप लगा लेता है ना। वो कहता है 2x स्कोप दे दे, 4x स्कोप दे दे, 6x स्कोप दे दे, 8x स्कोप होता है, 10x स्कोप, 12x स्कोप। ये कितना ज्यादा जूम होकर के आपको दिखा रहा है, मतलब कितनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर है किसी लेंस की, उसी को मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट बोलते हैं एक्स। 200x, 300x, कितना एक्स है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, किस चीज की बात हम कर रहे हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पर चलने से पहले आप सबसे पहले मेरे को यह बताना, और मैं बहुत इजीली हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूं, वही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, और इसलिए बच्चा पसंद भी करता है, उसको समझ में भी आता है और मेरे साथ जुड़ा भी रहता है। एक बार मेरी बात को सुनना और समझना। मान लो कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल हाइट है वो क्या है? HO है। ठीक है, एक्चुअल हाइट क्या है इसकी? HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक, अब आप इसको देखना चाह रहे हो, आप इसको देखना चाह रहे हो, ये रही आंख, ये रही आंख, ठीक है। अनएडेड आई का यूज करना है, नेकेड आई का। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेकेड आई की। अभी इंस्ट्रूमेंट को मारो गोली, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप को मार गोली। मुझे बस ये बता, अगर इस ऑब्जेक्ट को तू नेकेड आई से देखेगा, है ना, तो इसका टॉप तेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, इसका बॉटम तेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, है ना। तो वो एंगल को क्या बुलाते हैं हम लोग? अल्फा बुलाते हैं। यस और नो? अल्फा बुलाते हैं ना। नेकेड आई वाला एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। बढ़िया। अब सुन, मान ले कल कोई ऑब्जेक्ट तेरे पास आ गया तो सर फिर तो अल्फा अल्फा नहीं रहा, फिर तो एंगल कुछ और हो जाएगा, है ना, बीटा हो जाएगा। क्या मारूंगा? बीटा कैसे होगा? इसकी यूज करेगा तब होगा बीटा। ऐसे थोड़ी ना मन मर्जी से बीटा हो जाएगा, कभी गामा हो जाएगा, नहीं, कुछ और एंगल हो जाएगा, अल्फा डैश बोल देते हैं, पर वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पर रखना है आंख से कि वो ठीक दिखे, कि वो सही दिखे। तो आप एक बात बताओ, अगर आंखें बिल्कुल हेल्दी हैं, एकदम हेल्दी आई की बात अगर करें हम, ठीक है ना, तो मुझे बताओ नजदीक से नजदीक कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं? 10th क्लास नॉस्टैल्जिया, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नजदीक से नजदीक कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है? आपको याद ही होगा, मुझे पता है, कोई नहीं भूला होगा आप में से, 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं। और दूर से दूर इन्फिनिटी। तो दूर की तो बात हो ही नहीं रही, यह बात हो रही है कि पास से पास सेफ डिस्टेंस बताओ क्या है। तो पास से पास सेफ डिस्टेंस होता है D, इसे कैपिटल D बुलाते हैं। व्हाट इज कैपिटल D? इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर होता है। आप में से हर बच्चा जानता होगा ये बात। मैं मानता हूं कि आप में से कोई नहीं भूला होगा कि D को 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। और ये D क्या है? इस D का एक नाम भी है, बताऊं क्या? इस D को बोलते हैं टेक्निकली LDDV। सर व्हाट इज LDDV? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या होता है इसका? मैं लिख देता हूं, LDDV मतलब लीस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। देखियो जरा, फुल फॉर्म कर रहा हूं, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी क्या हुई इसकी? इसकी हिंदी क्या हुई? सबसे छोटी दूरी साफ साफ देखने की। तो सबसे छोटी दूरी साफ देखने की कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। समझ गया ना? तो सोच, इस पेन को
25 सेंटीमीटर पर, हटा देता हूं चश्मा, चल 25 सेंटीमीटर पर देख रहा हूं, वाह वाह क्या पेन है, वाह एस्थेटिक्स, इसको देख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, मेरी आंख पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है अल्फा, वो एंगल है अल्फा, समझ गया ना। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है, वो है अल्फा। बढ़िया, बहुत सही। क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, बिल्कुल। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बता परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये ट्राइंगल दिखा सर, परपेंडिकुलर इज HO एंड बेस इज D, LDDV ही हमारा बेस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही हमारा बेस है, सही बात है ना। तो tan अल्फा क्या हो गया, HO/D, और इससे हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सब जगह लगेगी वो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लिख सकते हैं, है ना, बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू HO/D, अल्फा इज इक्वल टू HO/D। ये जो काम किया गया है वो हटके है, अभी तक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो नंगी आंखों से देखा गया है, उसके लिए हमने अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया है, अब करेंगे। देख भाई, तू बता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करता है, माइक्रोस्कोप तुझे क्यों चाहिए माइक्रोस्कोप, क्या करेगा माइक्रोस्कोप से, क्या खोजेगा माइक्रोस्कोप से, चीजों को बड़ा करके देखेगा, है ना। डिक्शनरी पढ़ने के लिए बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, तो माइक्रोस्कोप लगा करके लोग देखते हैं, फिंगरप्रिंट पहचानने हो तो बड़े करके दिखें वो, है ना। इस चीज के लिए यानी आपको एनलार्ज करना है ऑब्जेक्ट, यस और नो, एनलार्ज करना है आपको, सही बात है कि नहीं, बड़ा करना है आपको, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, उसके लिए बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखोगे। ये रहा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, मैंने बोला ना सिर्फ एक यही लेंस होता है, यही वो जासूसों वाला जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, वही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो भैया इधर देखो, छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें अपने को, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, हां सर है, ये F होगा, बिल्कुल। आप ऑब्जेक्ट कहां रखना पसंद करोगे, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कहां रखना पसंद करोगे कि आपको बड़ा दिखे, तो याद कर कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखना पसंद करते हैं, इधर OF के बीच में, है ना, जिससे कि पहली रे सीधी निकले तो वो F से जाए, दूसरी O से जाए, है ना, तो फैले तो हम इसको पीछे मिला सकें, है ना, फैले तो हम क्या कर सके, इसको पीछे मिला सके। देखो एनलार्ज्ड इमेज दिखी, हो गया ना, मैग्नीफाई हो गया बड़ा। ये था छोटा सा ऑब्जेक्ट, देख ये था छोटा सा ऑब्जेक्ट, रेज निकली, पीछे मिलाई, बड़ा हो गया। ऐसे काम करता माइक्रोस्कोप, समझा क्या। तेरी आंख कहां होती है बेटा, तेरी आंख यहां होगी, ये आपकी आंख होगी, इधर आपकी आंख होगी, इस आंख में लाइट आ रही होगी, सामने की तरफ आपको इमेज दिख रही होगी, है ना। इसके थ्रू दिखती है, लेंस के थ्रू, क्योंकि वर्चुअल इमेज है आप जानते हो, और वर्चुअल के लिए आपको स्क्रीन नहीं चाहिए, लेंस के थ्रू दिखता है। क्या सही बात है कि नहीं, बढ़िया समझ में आया, अच्छा ठीक है। एक बात बता, अब जो तू इसको देख रहा है, क्या तू नंगी आंखों से देख रहा है या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देख रहा है, बोल। नंगी आंखों से देख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, सर यूज करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है तो तेरी आंख पर जो एंगल सबटेंड होगा, क्या वो बीटा नहीं होगा, क्या होगा ना, है ना भाई। ये तेरी आंख पर एंगल सबटेंड हो रहा ना, ये वाला, ये बीटा होगा, हाँ, तो ये भी बीटा होगा भाई। क्या कहता है, हाँ या ना, क्या कहता है भाई, हाँ या ना। क्योंकि अल्फा तो नहीं ले सकते, अल्फा तो हमने यहां लिया था, ये हमारा अल्फा था जब हम लोग सपोर्ट नहीं ले रहे थे, हम लोग जब हेल्प नहीं ले रहे थे तब अल्फा था, लेकिन अब